हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज फिर से मैं जीएस का सेशन लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो प्रतिदिन सेशन चल रहा है जीके एवं जीएस का, तो दोस्त आज जीएस का सेशन है। तो दोस्त, जितने भी प्रश्न हैं इसमें वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। तो कृपया जितने भी फ्रेंड है वो हमारे साथ जुट जाएं और जल्द से जल्द जो सेशन है उसे भी शेयर कर दें, ताकि और भी जो फ्रेंड है वो भी हमारे साथ जुट पाएँ और इसका लाभ ले सके। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें किस कारण से गोल दिखाई पड़ती है? तो वर्षा की जो बूंदें होती है ये किस कारण से गोल दिखाई पड़ती है दोस्त? यह है पृष्ठ तनाव। क्या इसका आंसर क्या है दोस्त? पृष्ठ तनाव। आप ध्यान रखिएगा, जो वर्षा की जो बूंदें गोल दिखाई देती है ये किसके कारण होती है? ये होती है पृष्ठ तनाव, जिसे आप इंग्लिश में सरफेस टेंशन भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है? पृष्ठ तनाव। जैसा कि आप देखते होंगे कि जब वर्षा होता है तो छत या जो छप्पर होते हैं उससे जो पानी चिपकता, पानी जब गिरता है तो देखते होंगे कि वो गोल टाइप का बन जाता है। तो वो किसके कारण होता है? ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण, जिसे आप इंग्लिश में सरफेस टेंशन भी कहते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। कोका कोला का स्वाद खट्टा किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्त, जो कोका कोला होता है जब आप उसे पीते होंगे तो वो थोड़ा अम्ल टाइप के होते हैं, यानी स्वाद में थोड़ा खट्टा होता है। क्यों दोस्त? क्योंकि उसमें अम्ल होता है। तो बात की जाए कौन सा अम्ल होता है, तो वो होता है फास्फोफोरिक अम्ल। कौन सा दोस्त? फास्फोफोरिक अम्ल। आप ध्यान रखिएगा, कोका कोला का जो स्वाद खट्टा होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है फास्फोरिक अम्ल। आप ध्यान रखिएगा, फास्फोरिक अम्ल के कारण ही उसका स्वाद खट्टा होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो अम्ल होता है वो स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है, और जो क्षारीय होता है वो होता है खरा, कड़वा। तो आप ध्यान रखिएगा, कोका कोला का स्वाद किसके कारण खट्टा होता है? तो वो होता है फास्फोरिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? फास्फोरिक अम्ल। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। पायरोटाइट किसका अयस्क है? तो दोस्त, पायरोटाइट ये जो है ये निकेल का अयस्क है। किसका दोस्त? निकेल का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो अयस्क होते हैं उसी से उस धातु की प्राप्ति होती है, जैसे कि लोहा का। तो लोहा का जो इम्पोर्टेंट है कौन सा? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, साथ ही तांबा का क्यूपेराइट, मेलाकाइट इत्यादि, एल्युमिनियम का बक्साइड, पारा का सिनेवार, थोरियम का मोनोजाइट। तो जितने भी इम्पोर्टेंट अयस्क हैं उसे कृपया आप याद कर लें, क्योंकि यहाँ से सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, पायरोटाइट किसका अयस्क है? तो यह है निकेल का। इसका आंसर क्या है दोस्त? निकेल। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक क्या होती है? तो दोस्त, जो चुंबकीय क्षेत्र होती है उसकी मात्रक होती है टेस्ला। क्या होता है दोस्त? टेस्ला। आप ध्यान रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। तो दोस्त, जितने भी मात्रक हैं उसे आप याद कर लें। मात्रक क्या होता है? किसी की यूनिट होती है, यानी किसी की यूनिट का अर्थ क्या हुआ दोस्त? मतलब छोटी इकाई की सबसे छोटी इकाई ज्ञात करना हो तो वही होती है किसी का मात्रक। जैसा कि सेकेंड, जैसे सेकेंड किसका होता है? ये समय का होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेकेंड से ही मिनट बनता है और मिनट से घंटा बनता है। जैसे लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, चाहे वो सेंटीमीटर हो, है ना, मीटर हो इत्यादि। तो जितने भी इम्पोर्टेंट मात्रक हैं उसे आप याद कर लें। तो चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक क्या होता है? टेस्ला। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। चेचक के लिए वैक्सीन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो दोस्त, जो चेचक होते हैं उसके लिए जो वैक्सीन की खोज की थी वो किसने किया दोस्त? वो था एडवर्ड जेनर। कौन से दोस्त? एडवर्ड जेनर। आप ध्यान रखिएगा, चेचक का जो वैक्सीन होता है उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो वो थे एडवर्ड जेनर। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एडवर्ड जेनर। आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त, जो पोलियो, पोलियो की जो वैक्सीन है इसकी खोज किसने की थी? तो साल्क ने। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो पोलियो है उसकी वैक्सीन किसने खोज की थी? तो पोलियो का जो वैक्सीन था उसका खोज किया था ई साल्क। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, चेचक के लिए वैक्सीन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो दोस्त, जो सिरका होते हैं उसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो वो होता है एसिटिक एसिड। सिरका जो होता है स्वाद में खट्टा टाइप का होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें अम्ल पाया जाता है। तो कौन सा अम्ल होता है? वो होता है एसिटिक अम्ल। कौन सा दोस्त? एसिटिक
अम्ल, आप ध्यान रखिएगा। साथ ही इसका रासायनिक नाम क्या है, तो जो एसिटिक अम्ल है इसका रासायनिक नाम है एथेनोइक एसिड। क्या है दोस्त, एथेनोइक एसिड। यदि आपसे एसिटिक अम्ल हटा के वहाँ अगर एथेनोइक एसिड दे दे तो आप ध्यान रखिएगा, एसिटिक अम्ल को ही एथेनोइक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है दोस्त, एसिटिक एसिड का जो सूत्र होता है वो होता है CH3COOH। क्या होता है, CH3COOH। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त अम्ल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। साथ ही क्षारीय, तो क्षारीय का जो पीएच मान होता है वो 7 से हमेशा अधिक होता है। अब बात की जाए उदासीन, तो उदासीन का क्या होता है, बराबर होता है, एकदम साथ में साथ ही होता है। जैसे पानी क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम। बात की जाए क्षारीय का तो 7 से अधिक, और बात की जाए उदासीन का पूरा मान 7 होता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, एसिटिक एसिड। साथ ही दो जो पीएच मान होता है उसका आविष्कार, जो पीएच जिसके द्वारा हम अम्ल या क्षारीय की जो मात्रा ज्ञात करते हैं उसका खोज किसने किया था, वो क्या था, सोरेनसन। आप ध्यान रखिएगा, जो पीएच स्केल है उसका आविष्कार किसने किया था, सोरेनसन। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, एसिटिक एसिड। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। गामा किरणें कैसी होती है। तो दोस्त जो गामा किरणें होती है ये होती है उदासीन। किस प्रकार की दोस्त, उदासीन, यानी न्यूट्रल होते हैं। इसमें जो आवेश या आवेश का गुण जो होता है ये पूरी तरह से उदासीन होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, गामा किरणें कैसी होती है, ये होती है उदासीन। बात की जाए अल्फा, तो अल्फा क्या होती है, वो होती है धनात्मक। अल्फा जो होती है, अल्फा की जो प्रकृति होती है वो होती है धनात्मक। और बात की जाए बीटा तो वो होती है ऋणात्मक। तो आप ध्यान रखिएगा, गामा किरणें कैसी होती है, ये होती है उदासीन। साथ ही दोस्त जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं गामा किरण के बारे में कि सबसे अधिक वेधन क्षमता किस किरण की होती है, तो सबसे अधिक जो वेधन क्षमता होती है वो होती है गामा किरणें की। आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे अधिक जो वेधन क्षमता होती है, यानी भेदने की क्षमता किसी भी चीज़ को, वो किसकी होती है, तो वो होती है गामा किरणें की। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, गामा किरणें कैसी होती है, आप ध्यान रखिएगा, न्यूट्रल यानी उदासीन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। दूध का पीएच मान की प्रकृति कैसी होती है। तो दोस्त जो दूध होते हैं उसका पीएच मान की जो प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय। क्यों दोस्त, क्योंकि दूध जो होता है अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। आप ध्यान रखिएगा, लगभग में दूध का जो पीएच मान है वो 6.2 या 3 इसी तरह है, माइंड में नहीं आ रहा है तो कृपया ध्यान रखिएगा। दूध का जो पीएच मान होता है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है। अब बात की जाए अम्लीय, तो अम्लीय के बारे में हम चर्चा कर भी चुके हैं कि अम्ल जो होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय का 7 से अधिक होता है, और जो उदासीन होता है उसका पूरी 7 होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, दूध का पीएच मान की प्रकृति कैसी होती है, ये होती है अम्लीय। ठीक है दोस्त, साथ ही बताएं पीएच स्केल, इसके बारे में बता ही चुके हैं कि इसका आविष्कार किसने किया था, सोरेनसन। तो दोस्त आप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं या प्रश्न पढ़ते हैं तो उसे रिलेट कीजिए, आप सवाल को जो है दूसरे सवालों से भी रिलेट करिए ताकि आप उसे कनेक्ट कर सकें, लिंक कर सकें, ताकि आपके ध्यान में हमेशा रह सके। जैसे आप बात हमारी अम्लीय, तो जब अम्लीय बारे में पढ़े हैं तो इससे जितने भी लिंक होते हैं, जो भी शब्द बनते हैं, जो भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, उसे जोड़ें। जैसे अम्लीय बात की है तो अम्लीय क्या होता है, पीएच मान इसका कम होता है 7 से। साथ ही अम्लीय बात हुआ तो क्षारीय की भी चर्चा कर दिए, तो क्षारीय क्या होता है, 7 से अधिक होता है। साथ ही उदासीन भी आए तो उदासीन की भी चर्चा कर दिए। तो कृपया आप जितने भी प्रश्न आते हैं तो उसे लिंक कीजिए। ठीक है, लिंक करने से क्या होगा कि आपके एक प्रश्न से काफ़ी आंसर आपके सवाल आपके माइंड में उठ सकता है, और उससे क्या होगा, इससे आपकी जो ज्ञान में होगी वो वृद्धि होगी। तो कृपया आप जो भी होते हैं प्रश्न उसे लिंक करना सीखिए। लिंक करने से आपको यही फायदा होगा कि आप एक सवाल से बहुत सारे सवाल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो दूध का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, वो होता है 7 से कम, इसीलिए क्या होता है, अम्लीय। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। पत्तियां में जिस माध्यम के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो छोटे छिद्र क्या कहलाता है। तो दोस्त आप देखते हैं जो पत्ती रहता है उसमें छोटे छोटे छिद्र टाइप के एक कण होते हैं, या कण टाइप के रहते हैं, छिद्र टाइप के। जैसे पत्तियां आप देखते होंगे तो उसमें क्या रहता है, देखिए रेखा टाइप के से बना होता है, तो वो क्या होता है, वो स्टोमेटा होता है। आप ध्यान रखिएगा, पत्तियों में
जिस माध्यम के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं, तो उसे कहते हैं अस्टोमेटा, जिसे आप हिंदी में रंध्र भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, यदि आपको सवाल में आ जाए रंध्र ऑप्शन में तो आप रंध्र मारिएगा, परंतु इंग्लिश में इसे अस्टोमेटा कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, पत्तियों में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा करते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्त, उसे कहते हैं अस्टोमेटा या रंध्र। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, अस्टोमेटा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। प्लेटलेटस का दूसरा नाम क्या है, तो दोस्त प्लेटलेटस का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। आप ध्यान रखिएगा, जो प्लेटलेटस होता है उसका दूसरा नाम क्या है दोस्त, थ्रोम्बोसाइट। साथ ही दोस्त जो खून का थक्का जो बनता है हमारे शरीर में, तो वो किसके कारण बनता है, वो बनता है प्लेटलेटस के कारण। आप ध्यान रखिएगा, जो बनता है खून का जो थक्का बनता है, रक्त का थक्का, वो किसके कारण बनता है, तो ये बनता है प्लेटलेटस के कारण ही। आप ध्यान रखिएगा, तो प्लेटलेटस का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है, थ्रोम्बोसाइट। आप ध्यान रखिएगा, ये रक्त का प्रकार है, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेटस, ये सभी क्या है, ये सभी रक्त का ही प्रकार है। तो कृपया प्लेटलेटस का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। इसका आंसर क्या है दोस्त, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। गर्मी के मौसम में पेंडुलम की घड़ियां, गर्मी के मौसम में पेंडुलम की घड़ियां की गति क्या होती है, तो दोस्त गर्मी के मौसम में पेंडुलम की जो घड़ियां होती है, तो गर्मी के मौसम में पेंडुलम की जो घड़ियां की गति होती है दोस्त, वो क्या होती है, धीमी हो जाती है। आप ध्यान रखिएगा, गर्मी के मौसम में पेंडुलम की जो घड़ी होती है उसकी गति क्या होती है, तो उसकी गति जो होती है वो धीमी हो जाती है या सुस्त हो जाती है। परंतु सर्दी के मौसम में क्या होता है, ठंड के मौसम में पेंडुलम की जो घड़ियां होती है उसकी गति बढ़ जाती है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, धीमी हो जाती है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 12। त्रिअक नियम किस वैज्ञानिक ने दिया, तो दोस्त त्रिअक नियम ये किसने दिया दोस्त, ये दिया था डेवोनियर। किसने दोस्त, डेवोनियर। आप ध्यान रखिएगा, जो तिर्यक नियम था ये किसने प्रतिपादन किया, ये किया है डेवोनियर। बात किया अष्टक नियम, तो अष्टक नियम किसने दिया था, न्यूलैंड। आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछे तिर्यक नियम तो ये है डेवोनियर, परंतु आपसे पूछे अष्टक नियम किसने दिया, तो ये दिया न्यूलैंड। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त जो आवर्त सारणी है इसका आविष्कार किसने किया, तो इसका आविष्कार क्या था, मेंडलीफ। किसने दोस्त, मेंडलीफ। आप ध्यान रखिएगा, जो मेंडलीफ थे उन्होंने ही आवर्त सारणी का आविष्कार किया है। तो यदि पूछे आपसे कि आधुनिक जो आवर्त सारणी है, आदि आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में कि जो आवर्त सारणी है उसकी खोज किसने की थी, तो किसने किया दोस्त, वह है मेंडलीफ। परंतु यदि आपसे पूछे आधुनिक आवर्त जो है उसके जनक कौन है, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक, तो वह है मोसले। आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे सिंपल पूछे कि आवर्त सारणी के पिता कौन है तो आप इसका आंसर मेंडलीफ मारिएगा। परंतु यदि आपसे पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कौन है, उसमें अगर आधुनिक जोड़ दे तो आप मोसले मारिएगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, डेवोनियर। तिर्यक जो है, तिर्यक नियम किसने दिया था, डेवोनियर। अष्टक नियम न्यूलैंड ने, और बात की जाए आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ। परंतु अगर आधुनिक पूछे तो वह है मोसले। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, डेवोनियर। ठीक है दोस्त, साथ ही जो आवर्त सारणी है वर्तमान में उसमें आवर्त की संख्या कितनी है, तो आप सभी जानते हैं आवर्त की संख्या है 7, और बात की जाए समूह की संख्या जिसे वर्ग बोलते हैं वो कितना है, वो है 18। आप ध्यान रखिएगा, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कितना आवर्त है, तो आवर्त की संख्या है 7, और बात की जाए समूह तो समूह की संख्या है 18। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 13। एकॉस्टिक में किसका अध्ययन किया जाता है, तो दोस्त एकॉस्टिक, ये एकॉस्टिक होता है, इसमें ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। किसका दोस्त, साउंड, जो साउंड होते हैं इसका अध्ययन किया जाता है एकॉस्टिक में। आप ध्यान रखिएगा, एकॉस्टिक में किसका अध्ययन होता है, ध्वनि का। साथ ही दोस्त ध्वनि का मात्रक क्या होता है, तो ध्वनि का जो मात्रक होता है जिसके माध्यम से आप ध्वनि को मापन करते हैं तो वो होता है डेसिबल। आप ध्यान रखिएगा, ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, एकॉस्टिक में किसका अध्ययन होता है, ध्वनि का। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 14। उष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, तो दोस्त जो उष्मा गति का प्रथम नियम है ये किस अवधारणा को पुष्टि करता है दोस्त, ये करता है ऊर्जा संरक्षण से। किससे दोस्त,
ऊर्जा संरक्षण से। आप ध्यान रखिएगा, जो ऊष्मा गति का प्रथम नियम है ये किससे संबंधित है, तो यह है ऊर्जा संरक्षण। बात की जाए ऊर्जा संरक्षण, इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ यही हुआ है कि ना तो ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है, ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। नहीं तो कभी ऊर्जा की उत्पादन की जा सकती है, न तो कभी ऊर्जा की नष्ट की जा सकती है। आप ध्यान रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण का अर्थ यही हुआ है कि नहीं कभी ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है या नहीं तो कभी ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, ऊर्जा संरक्षण। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 15। अमोनिया गैस बनाने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्त जो अमोनिया गैस होते हैं उसमें बनाने के लिए जिस विधि का हम प्रयोग करते हैं, जिस मेथड का उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हैबर विधि। आप ध्यान रखिएगा, अमोनिया के उत्पादन में हम किस विधि का प्रयोग करते हैं, हैबर विधि। साथ ही दोस्त अमोनिया के उत्पादन में जो हम उपयोग करते हैं बनाने में, अमोनिया गैस को बनाने में, इसमें किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो उत्प्रेरक के रूप में जिस धातु का उपयोग करते हैं वो कौन सा है दोस्त, लोहा। आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि अमोनिया के उत्पादन में जिस उत्प्रेरक का उपयोग हम करते हैं वो कौन सी धातु है, तो वह है लोहा। लोहा का जो चूर्ण होता है उसका उपयोग किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अमोनिया गैस बनाने में हैबर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, हैबर विधि। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 16। थोरियम का खोज किसने किया। तो दोस्त थोरियम, जो थोरियम है इसका खोज किसने किया दोस्त, बर्जीलियस। आप ध्यान रखिएगा, थोरियम इसका खोज किसने किया था, बर्जीलियस। बात की जाए दोस्त थोरियम, थोरियम का जो अयस्क है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो थोरियम का जो अयस्क है ये कितना बार एग्जाम में आ चुका है और आगे आने की भी संभावना है। तो थोरियम का जो अयस्क होता है वो होता है मोनोजाइट। क्या होता है दोस्त, मोनोजाइट। तो आप ध्यान रखिएगा, थोरियम का खोज किसने किया था, बर्जीलियस ने। साथ ही दोस्त थोरियम अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो भारत में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है थोरियम, ये पाया जाता है केरल में। आप ध्यान रखिएगा, केरल में जो है थोरियम की मात्रा अधिक पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, बर्जीलियस। अब ध्यान रखिएगा, थोरियम का खोज बर्जीलियस ने किया था। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 17। चिली सॉल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्त चिली सॉल्टपीटर, इसका रासायनिक नाम है सोडियम नाइट्रेट। क्या है दोस्त, सोडियम नाइट्रेट। आप ध्यान रखिएगा, चिली सॉल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम नाइट्रेट। साथ ही दोस्त इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है NaNO3। आप ध्यान रखिएगा, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, NaNO3। तो चिली सॉल्टपीटर का रासायनिक नाम है सोडियम नाइट्रेट। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 18। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्त जो रक्त होते हैं, ब्लड, इसका अध्ययन को कहते हैं हम हेमेटोलॉजी। आप ध्यान रखिएगा, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी। तो इसका आंसर क्या है, हेमेटोलॉजी। साथ ही दोस्त जैसा कि बता चुके हैं, जो साउंड होते हैं, ध्वनि का अध्ययन को क्या कहते हैं, एक्वास्टिकोलॉजी, एक्वास्टिको, जैसा कि बता चुके हैं। साथ ही साथ ब्रह्मांड के अध्ययन को कोस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पक्षियों का अध्ययन को अनिर्थोलॉजी कहते हैं। तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 19। इकोसिस्टम शब्द का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया। तो दोस्त इकोसिस्टम जो शब्द है इसका प्रतिपादन किया था एजी टांसले। किसने दोस्त, एजी टांसले जो है उन्होंने ही सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, एजी टांसले। इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ दोस्त, इकोसिस्टम का मतलब हुआ पारिस्थितिकी। तो आप ध्यान रखिएगा, जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसका प्रतिपादन जो सर्वप्रथम किया था वो किसने किया था, एजी टांसले। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 20। अमीबा किस संघ से संबंधित है। तो दोस्त अमीबा जो है ये प्रोटोजोआ जो है उस संघ से संबंधित है। आप ध्यान रखिएगा, अमीबा आपसे पूछे कि किस संघ से संबंधित है तो वह है प्रोटोजोआ। तो इसका आंसर क्या है, प्रोटोजोआ। साथ ही दोस्त जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो सबसे बड़ा संघ है वो कौन सा है, जो सबसे बड़ा संघ है वो है आर्थ्रोपोडा। आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछे कि सबसे बड़ा जंतुओं का जो संघ जो है वो सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है आर्थ्रोपोडा, जिसमें कीट पतंगे जितने भी होते हैं,
कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, वो सभी ऑर्थोपोडा में आता है। साथ ही अगर सेकंड में पूछे कि दूसरा नंबर में सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो वह है मोलस्का। कौन सा दोस्त? मोलस्का। तो आप ध्यान रखिएगा, अमीबा जो है किस संघ से संबंधित है, यह है प्रोटोजोआ। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 21। सबसे छोटा स्तनी कौन सा है? तो दोस्त सबसे छोटा जो स्तनी होता है वो है छुछुंदर। आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछे कि सबसे छोटा स्तनी कौन सा है, वो है छुछुंदर। छुछुंदर जो है वो सबसे छोटे स्तनी के रूप में आता है। स्तनी का मतलब क्या हुआ दोस्त? जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है। इसे आप इंग्लिश में मेमल्स भी कहते हैं। जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है उसे बोलते हैं स्तनी या स्तनपायी। जैसे कि मानव क्या स्तनपायी, हाथी, घोड़ा इत्यादि जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, गाय, भैंस, ये सभी क्या है? ये सभी है स्तनपायी, जिसे बोलते हैं मेमल्स। और बात किया सबसे बड़ा स्तनपायी जो है वो कौन है, तो वह है व्हेल मछली। व्हेल मछली जो है सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। आप ध्यान रखिएगा, स्तनपायी अगर पूछे आपसे कि सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है, तो वह है व्हेल मछली। सबसे छोटा कौन सा है? छुछुंदर। इसका आंसर क्या है? छुछुंदर। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 22। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सा है दोस्त? वह है थायराइड। आप ध्यान रखिएगा, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? थायराइड। साथ ही दोस्त थायराइड कहाँ पाया जाता है? ये जो ग्रंथि पाई जाती है हमारे गले में पाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आयोडीन की कमी से जो गलकंठ रोग होते हैं वो किसकी कमी से होती है? तो वो थायराइड जो ग्रंथि होती है उसमें विकार आ जाने से गलकंठ रोग होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है थायराइड। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? थायराइड। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 23। वैसा अधातु जो ताप और विद्युत का सुचालक है। तो दोस्त अधातु होते हुए ताप और विद्युत का जो सुचालक है वो है ग्रेफाइट। आप ध्यान रखिएगा, जो ताप और विद्युत का सुचालक जो आवश्यक करके या ज़्यादातर होते हैं वो होते हैं धातु, परंतु उसमें ग्रेफाइट एक अपवाद है। क्यों दोस्त? कि अधातु होते हुए, ग्रेफाइट क्या है? एक अधातु है, और ये अधातु होते हुए अपने पास ये गुण रखता है। तो आप ध्यान रखिएगा, वैसा अधातु जो ताप और विद्युत का सुचालक है वो क्या है? ग्रेफाइट। इसका आंसर क्या है दोस्त? ग्रेफाइट। साथ ही दोस्त ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो यह है कार्बन का। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ होता है? तो ये किया जाता है संनेहक के रूप में। जो मशीनें वगैरह होते हैं उसमें संनेहक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? ग्रेफाइट। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 24। बियर को भंडारित करने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो दोस्त जो बियर होते हैं, जो बियर पार्टी वगैरह में जो पिया जाता है, उसे भंडारित करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। क्या दोस्त? कार्बन डाइऑक्साइड। आप ध्यान रखिएगा, बियर को भंडारित करने के लिए, ताकि जो बियर वो खराब ना हो, उसमें बदबू ना आए, उसमें स्मेलिंग ना आए, तो इसके कारण उसमें क्या डाला जाता है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 25। बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्त बिग बैंग थ्योरी का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया दोस्त? ये थे एडविन हब्बल। आप ध्यान रखिएगा, बिग बैंग जो थ्योरी किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड का उत्पत्ति है उससे ही संबंधित है बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? एडविन हब्बल। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है? एडविन हब्बल। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 26। क्रायोजेनिक का विज्ञान किससे संबंधित है? तो दोस्त क्रायोजेनिक जो होते हैं इसका विज्ञान किससे संबंधित है? ये संबंधित है निम्न तापमान से। किससे दोस्त? निम्न तापमान से। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक, गलत है, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ लिखा निम्न तापमान से, लो टेम्परेचर से। आप ध्यान रखिएगा, क्रायोजेनिक का जो विज्ञान है किससे संबंधित है? यह है निम्न तापमान। जैसा कि आप सभी जानते हैं रॉकेट वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्रायोजेनिक का विज्ञान किससे संबंधित है? निम्न तापमान से, लो टेम्परेचर से। इसका आंसर क्या है दोस्त? निम्न तापमान। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 27। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्त सर्वाधिक जो विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व है वो है फ्लोरीन। अब ध्यान रखिएगा, यदि आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि सर्वाधिक जो विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन सा है, वो है
फ्लोरीन। बात की जाए दोस्त फ्लोरीन, फ्लोरीन कौन सा समूह संबंधित है? ये संबंधित है हेलोजन समूह से। आप ध्यान रखिएगा, जो फ्लोरीन है एफ, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है फ्लोरीन, जो फ्लोरीन होते हैं उससे, जो फ्लोरीन है वो हेलोजन समूह से संबंधित है। बात की जाए हेलोजन, हेलोजन धातुओं किस समूह में रखा गया है? तो इसे रखा गया है समूह 17 में। आप ध्यान रखिएगा, जितने भी हेलोजन धातु हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सभी क्या है? ये सभी हेलोजन धातु है। इसे किस समूह में रखा गया है? तो ये रखा गया आवर्त सारणी के समूह 17 में। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर क्या है? फ्लोरीन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 28। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्त जो सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं उसे बनाने में जिस उत्प्रेरक का, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कैटालिस्ट, जिसका उपयोग किया जाता है वह है प्लेटिनम का चूर्ण। आप ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो वह है प्लेटिनम का चूर्ण। बात यह है दोस्त सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है दोस्त? H2SO4। साथ ही साथ सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहा जाता है, द किंग ऑफ एसिड। द किंग ऑफ एसिड किसे कहा जाता है? वो है H2SO4। तो आप ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो वह है प्लेटिनम का चूर्ण। साथ ही हम पिछले जो प्रश्न था उसमें भी चर्चा कर चुके हैं कि अमोनिया बनाने में जो हैबर विधि का उपयोग होता है उसमें किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? तो वो होता है लोहे का चूर्ण। तो आप ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में प्लेटिनम का चूर्ण और अमोनिया गैस बनाने में लोहा का चूर्ण उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या है दोस्त? प्लेटिनम का चूर्ण। साथ ही दोस्त बात आई अम्ल, तो अम्ल के बारे में तो चर्चा कर ही चुके हैं कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। और अम्ल का उदासीन का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। साथ ही साथ क्षारीय का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक है। तो कृपया आप इस तरह लिंक करके पढ़िए, तो इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। ठीक है दोस्त, तो जिस तरह मैं लिंक कर रहा हूँ कृपया आप भी लिंक करें। जब भी आप कोई भी प्रश्न हो, चाहे मेरा प्रश्न पढ़ रहे हो, आप जो सेशन देख रहे हो उसमें, या किताब में, तो कोई भी प्रश्न आता हो तो उससे आप लिंक करना सीखें। जैसे आ गया अम्ल के बारे में, तो अम्ल के बारे में जितना भी चीज़ होता है कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है, किसका कितना होता है, किस चीज़ का कितना होता है, कौन सा रासायनिक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका आविष्कार किसने किया, तो ये कृपया इससे आप रिलेटेड करके पढ़िएगा, तो इससे काफ़ी आपको फायदा होगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 29। विद्युत अपघटन के दौरान अपचयन कहाँ होता है? तो दोस्त जो विद्युत अपघटन होते हैं उसके दौरान जो अपचयन होता है वो होता है कैथोड पर। आप ध्यान रखिएगा, विद्युत अपघटन के दौरान अपचयन कहाँ होता है? वो होता है कैथोड पर। परंतु आपसे पूछे कि विद्युत अपघटन के दौरान उपचयन कहाँ होता है? तो वो होता है एनोड पर। किस पर दोस्त? एनोड पर। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका हो जाएगा कैथोड पर। साथ ही एनोड जो होते हैं वो धनात्मक को डिनोट करते हैं और कैथोड ऋणात्मक को, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 30 और आज का अंतिमा प्रश्न। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, कोई भी धातु यदि उसे आप गर्म करें तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? वो बढ़ जाता है। उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? वो बढ़ जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या है? बढ़ जाता है। साथ ही दोस्त जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे अधिक प्रतिरोध किस धातु का होता है? वो होता है चांदी का। चांदी का जो प्रतिरोध होता है वो सबसे अधिक होता है। साथ ही प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ये भी जान लें, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बढ़ जाता है। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। साथ ही दोस्त यदि हमारा सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी नए फ्रेंड हैं कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही हमें फीडबैक भी दें। और दोस्त मैं बताना चाहता हूँ कि कृपया जो हमारा सेशन चल रहा है करंट अफेयर्स का प्रतिदिन, उसके साथ तो अवश्य जुड़ें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से ट्रेंड चल रहा है करंट अफेयर्स का सभी एग्जामों के लिए, हर एग्जाम में करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, छोटे से लेकर बड़े लेवल तक, सभी एग्जामों में करंट अफेयर्स एक बड़ी भूमिका निभाती है। आज के दिनों में करंट अफेयर का पूछना अनिवार्य हो गया है। तो कृपया हमारा जो सेशन चल रहा है करंट अफेयर्स का, उसके साथ भी जुड़ें
और जितने भी फ्रेंड हैं उन्हें भी शेयर कर दें हमारे सेशन, ताकि वो हमारे साथ जुड़ सकें और इसका लाभ ले सकें। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं हमारा जीके एवं जीएस का, इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो कृपया यदि आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि हाँ सर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इससे क्या होगा, हमें फीडबैक मिलेगा, हम इससे मोटिवेट होंगे और आपके लिए सोचेंगे कि बढ़िया से बढ़िया और कंटेंट लाएं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।